हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट पेपर नंबर 2 के एसएसटी से हिस्ट्री सब्जेक्ट की। वैसे तो हम हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस पहले भी बना चुके हैं या पढ़ चुके हैं और आपने आई होप कि आपने हिस्ट्री वाली क्लासेस को बहुत देखा होगा मेरे चैनल पर, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की क्लास में हम 6th 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके संपूर्ण निचोड़ के साथ हम 50 एमसीक्यूज आज की क्लास में लगाएंगे। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो 50 एमसीक्यूज हैं, तो आपने जरूर एंड तक देखना है इस क्लास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री से रिलेटेड और आप जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्लास को शुरू। तो क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास में रहेगा वो ये रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी। तो उनकी प्रमुख विशेषता थी सुनियोजित नगर व्यवस्था। ठीक है, सुनियोजित नगर व्यवस्था जो थी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की थी। केवल लकड़ी के मकान नहीं होगा, घुमंतु जीवन नहीं होगा, स्थायी सेना बिल्कुल नहीं होगा। सुनियोजित नगर व्यवस्था जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बहुत इंपॉर्टेंट एक विशेषता। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध जल संरचना महान स्नानागार कहाँ मिली है। ठीक है, तो बहुत बार ही हमने ये पढ़ लिया है ग्रेट बात जो है हड़प्पा सभ्यता के वो कहाँ पर मिले हैं। तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ये मिले हैं। आपने खुद की तैयारी को जरूर एनालाइज करना है और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपने बिना आंसर देखे खुद जो है वो आंसर करने की कोशिश करनी है। फिर एंड में आपने मतलब खुद के क्वेश्चन देखने हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत होते हैं और कितने क्वेश्चन सही होते हैं। फिर आपने अपना स्कोर जो है वो मुझे भी कमेंट करके जरूर बता देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेंगे आपकी तैयारी में। ठीक है, तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि महान स्नानागार जो है ये ग्रेट बाथ जिनको कहा जाता है वो हमें मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि मोहनजोदड़ो का अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतक। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हड़प्पाई लोग जो थे वो किस धातु से परिचित थे। ठीक है, किस धातु से परिचित थे। ठीक है, तो वो कांसा धातु से परिचित थे। ठीक है, लोहा से भी बिल्कुल परिचित नहीं थे, सोना से, एल्यूमिनियम से, इन सभी धातुओं से वो बिल्कुल अपरिचित थे। लेकिन जो कांसा धातु है उस धातु से वो पूरी तरह से परिचित थे। इसीलिए जो हड़प्पाई जो सभ्यता है उसको एक और नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो हड़प्पा सभ्यता को ही जो है वो दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है कांस्य युगीन। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है वो है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जो है वो हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है, क्योंकि ये जो लोग थे वो कांसा धातु से बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट आता है वैदिक समाज में जो सभा और समिति है किससे संबंधित थी। तो सभा और समिति जो थी वो किससे संबंधित थी वैदिक समाज में। तो ये संबंधित थी ऑप्शन नंबर सी राजकीय सामाजिक संस्थाओं से। ठीक है, राजकीय सामाजिक संस्थाओं से ये सभा और समिति जो थी वैदिक समाज में संबंधित थी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस नए आए जिनको आपको ना आते हों आपको, तो कोई बात नहीं है, आपने आंसर देख लेना है उनका। लेकिन जो आपको क्वेश्चंस पहले वाली क्लासेस में हो चुके हैं उनको आपने बिना देखे आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको खुद की जो प्रिपरेशन है एग्जाम की उसका एनालाइज आप कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप पता लगा सकते हो कि हमारी जो कमी है वो अभी तक कहाँ रह रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाजनपद हमारे 16 हैं। ठीक है, कितने हैं, 16 महाजनपद हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मगध के शक्तिशाली बनने का एक प्रमुख कारण क्या था। तो मगध जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य था, तो इसके शक्तिशाली बनने का जो एक प्रमुख कारण था वो क्या था। तो इसका प्रमुख कारण क्या था। इसका प्रमुख कारण समुद्र से घिरा होना था, बिल्कुल नहीं। उपजाऊ भूमि और लौह संसाधनों की उपलब्धता थी, रेगिस्तानी क्षेत्र था, या व्यापार का अभाव था। तो इसका जो शक्तिशाली होने का एक प्रमुख कारण था उपजाऊ भूमि थी यहाँ की, और यहाँ लौह संसाधनों की उपलब्धता थी। ठीक है, लौह संसाधनों की उपलब्धता थी, इसलिए मगध जो था वो एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है,
आता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, बाकी जो अशोक है ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। कलिंग के युद्ध 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, इसके बाद इन्होंने जो था वो बौद्ध धर्म जो था वो अपना लिया था। इसके बाद इन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट आता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, कौन थे? महावीर स्वामी थे। अच्छा, ये जो ऋषभ देव थे, ये जो थे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे। और जो पार्श्वनाथ थे वो महावीर से पहले यानी कि 23वें जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट आता है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में जो था वो पहला उपदेश जो था वो दिया था। नेक्स्ट आता है सम्राट अशोक के जीवन परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि जो सम्राट अशोक थे उनके जीवन परिवर्तन का जो प्रमुख कारण था वो था कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ कब था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कलिंग युद्ध हुआ था 261 261। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, और वर्तमान में कलिंग जो है वो उड़ीसा में लोकेटेड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 प्रकार के युद्ध भी हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, तीनों का आपको कार्यकाल पता होना चाहिए। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, 1191 में और 1192 में। प्लासी का युद्ध जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ है। ठीक है, तो ये जो युद्ध है इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जीवन परिवर्तन का कारण था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उसी युद्ध के बाद जो था वो सम्राट अशोक ने जो जनसंहार देखा था, जो रक्तपात देखा था, उसके बाद ही उनका जो मन परिवर्तन था वो हो गया था कि अब मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी जो युद्ध वगैरह है या जनसंहार है या किसी को मारने काटने वाला जो काम है वो बिल्कुल नहीं करूंगा, और मैं जो हूँ वो अब बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अशोक का अधिकांश अभिलेख जो थे वो किस लिपि में पाए गए थे? आपको पता है फिर अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपना लिया था उसके बाद इसने बहुत सारे शिलालेखों का अभिलेखों का निर्माण करवाया था। तो ये जो अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? जो मैक्सिमम लिखे गए थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, आता है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त काल में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में किसका नाम प्रसिद्ध है? तो गुप्त काल में जो विज्ञान था और गणित था, ठीक है, उस क्षेत्र में किसका नाम प्रसिद्ध था? क्या आर्यभट्ट थे, बाणभट्ट थे, कलहण थे या अमीर खुसरो थे? तो विज्ञान और गणित की अगर बात करें तो आर्यभट्ट जो थे वो उसमें प्रसिद्ध थे। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीरो का जो आविष्कार था वो किसने किया था? तो वो भी आर्यभट्ट ने ही किया था। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रशस्ति। प्रशस्ति में सामान्यता उसके क्या आशय होता है प्रशस्ति से? तो प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति होती है शासक की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख। ठीक है, शासक की प्रशंसा में। अच्छा, पहले क्या होता था? जो सम्राट होते थे, जो शासक होते थे, वो एक खुद का एक कवि रखते थे। ठीक है, अपने दरबार में एक कवि, आपने देखा होगा हर जो राजा है, हर सम्राट जो है, उसने अपने दरबार में किसी ना किसी कवि का उल्लेख उनके दरबार में मिलता है। ठीक है, तो क्या करते थे वो एक कवि या फिर लेखक को रखते थे अपने पास, फिर उसको जो थे वो मुद्राएं देकर, एक तरह से जो है वो पैसे देकर जो अपनी प्रशंसा में अभिलेख जो थे वो लिखवाते थे। ठीक है, तो जो पैसे देकर उनकी प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख होता है उसको प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जब किसी की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख होता है उसको प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, उनके बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में बातें लिखी जाएंगी कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध विजय किए हैं, उन्होंने बहुत सारा ये वाला काम किया है, वो वाला काम किया है। ठीक है, तो ये जो प्रशंसा में लिखा गया ये ग्रंथ होता है उसको प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, आता है चोल साम्राज्य। चोल प्रशासन की एक विशेषता क्या थी? तो चोल जो प्रशासन है उसकी एक विशेषता क्या थी? उसकी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो थी वो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर
हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में जो मंदिर है किस भूमिका में भी कार्य करते हैं। तो चोल काल में मंदिर किस भूमिका का कार्य भी करते थे। ठीक है, तो चोल काल में जो मंदिर थे वो और कौन सा काम करते थे। केवल सैनिक छावनी बनाते थे, केवल विद्यालय का काम करते थे, या जेल का काम करते थे, या सामाजिक आर्थिक केंद्रों का काम करते थे। तो चोल काल में जो मंदिर थे वो सामाजिक आर्थिक केंद्र भी हुआ करते थे। ठीक है, तो वो सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी हुआ करते थे। ठीक है, आता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो भारत ने में किस वंश ने की थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो थी वो भारत में किस वंश ने की थी। ठीक है, आपको पता है दिल्ली सल्तनत पर 5 जो वंश हैं उन्होंने राज किया हुआ है। तो जो स्थापना थी वो कौन से वंश ने की थी। तो वो की थी गुलाम वंश ने। ठीक है, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी स्थापना की थी। ठीक है, उसको ममलूक वंश भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। जो कुतुबुद्दीन जो एकब थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाना शुरू किया गया था। तो ये गुलाम वंश की स्थापना जो थी वो दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश था। उसके बाद लगातार 5 वंशों ने या उसके बाद 4 वंशों ने लगभग मतलब टोटली 5 वंशों ने जो है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया था, जिनमें एकमात्र मुस्लिम शासिका भी हुई थी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो रजिया सुल्तान हुई है वो गुलाम वंश में ही हुई है, कुतुबुद्दीन के बाद आया था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान जो उसकी पुत्री थी 1236 से लेकर 1240 तक उसने शासन किया था। तो ये सभी बातें अगर आप नोट्स बनाते हो तो उनमें आपने जरूर लिख लेनी है और जरूर याद रख लेनी है, क्योंकि आपसे ये सभी बातें जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, वैसे ये चारों ही जो वंश है, खिलजी है, तुगलक है, बरोदी वंश है, तो ये चारों ही जो थे वो दिल्ली सल्तनत के ही वंश थे, लेकिन जो स्थापना करने वाला वंश था वो ममलूक वंश था या गुलाम वंश था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी उत्तर बता दिया पिछले क्वेश्चन में ही। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने जो था वो कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो करवाना आरंभ किया था। ठीक है, तो ये गुलाम वंश के संस्थापक थे, इनके द्वारा जो था वो कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी जो बाजार नियंत्रण नीति थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो उसकी बाजार नियंत्रण नीति जो थी उसका प्रमुख उद्देश्य था कि सैनिकों के लिए वस्तुएं सस्ती रखना। ठीक है, सैनिकों के लिए वस्तुएं सस्ती रखना जो थी वो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके बाजार नियंत्रण की प्रमुख। नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी राजधानी जो थी वो दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करने का उसने प्रयास किया था। ठीक है, तो दिल्ली से उसने राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था, उसने कर दिया था दौलताबाद में। ठीक है, कहाँ कर दिया था, दौलताबाद में उसने जो था वो राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर आपने पढ़ा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। ठीक है, हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट आता है विजयनगर के बाजारों में किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता था। तो विजयनगर के जो व्यापार बाजार थे वहां पर कौन सी प्रकार की जो वस्तुएं थी वो उनका व्यापार जो था वो होता था। तो वहां पर होता था मसालों का, वस्त्र का और कीमती वस्तुओं सहित अनेक वस्तुओं का जो व्यापार था वो विजयनगर के बाजारों में। नेक्स्ट आता है मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना थी वो भारत में की थी बाबर ने। ठीक है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि पानीपत के 3 युद्ध हुए, मैंने आपको बताया। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के जो इब्राहिम लोधी थे उनके साथ बाबर ने युद्ध किया था और 1526 में बाबर ने उसको हरा दिया था। फिर उसके बाद जो बाबर थे उन्होंने जो था वो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। ठीक है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद जो था वो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने भारत में की थी। नेक्स्ट आता है कि अकबर की सुलह कुल नीति जो थी उसका क्या अर्थ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुलह कुल नीति आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसकी सुलह कुल नीति की शुरुआत किसने की थी। तो अकबर ने की थी। और अकबर की इस नीति का अर्थ क्या था, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो इसका अर्थ था कि सभी के प्रति सहिष्णुता और शांति। ठीक है, सभी धर्म चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी वंश का हो, उनके प्रति जो है वो सभी के प्रति जो है वो सहिष्णुता और शांति का मतलब संदेश देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुगल प्रशासन में मनसबदारी किससे संबंधित थी। तो मनसबदारी जो प्रथा थी वो किससे संबंधित थी। ये थी पद और सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, पद और सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित।
नेक्स्ट आता है शिवाजी के प्रशासन की जो प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन की प्रशासनिक परिषद जो थी उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था अष्टप्रधान। ठीक है, उसको अष्टप्रधान जो था वो कहा जाता था। आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो चार्टर था वो किसने दिया था, वो दिया था एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम जो थी उसने जो भारत में व्यापार करने का चार्टर जो था। नेक्स्ट आता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, त्राइन के युद्ध मैंने आपको बता दिए थे। अब जो पानीपत है उसके भी युद्ध तीनों मैंने आपको बता दिए। प्लासी का युद्ध यहाँ पर पूछा गया था। प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 जो था वो हुआ था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये सभी युद्ध जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनका ईयर जरूर याद रखना है। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मेन रहते हैं, मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो जो बक्सर का युद्ध था वो हुआ था 1764 में। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध जो था वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीवानी जो अधिकार कंपनी को किस प्रकार में राजस्व वसूली से संबंधित अधिकार देते थे। तो ये जो थे वो किस प्रकार का राजस्व वसूली का अधिकार देते थे, ये देते थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार जो थे वो कंपनी को किस क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार। नेक्स्ट आता है स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था। तो स्थायी बंदोबस्त जो था, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किससे संबंधित था, ये संबंधित था भूमि राजस्व व्यवस्था से। ठीक है, भूमि राजस्व व्यवस्था से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 का विद्रोह जो है वो सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह है, जिसको स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा जाता है, जिसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले शुरू हुआ था ये हुआ था मेरठ से। ठीक है, मेरठ में जो मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था उसको फांसी दे दी गई थी। फिर उसके बाद जो था वो मतलब उसने जो कारतूस थे उनको खोलने से, मुंह से खोलने से मना कर दिया था, फिर उसको फांसी दे दी गई थी। वहां से जो था ये विद्रोह में ने जो थी वो ज्यादा तूल पकड़ी थी, और फिर उसके बाद जो था ये विद्रोह मेरठ से शुरू। नेक्स्ट आता है 1857 के विद्रोह में दिल्ली में जो प्रतीकात्मक नेतृत्व था वो किसने किया था। तो दिल्ली में नेतृत्व इस विद्रोह के किसने किया था, ये किया था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो थे ये इन्होंने जो था वो दिल्ली में प्रतीकात्मक नेतृत्व। नेक्स्ट आता है झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो ये जुड़ी हुई थी झांसी से। ठीक है, झांसी से, क्योंकि नाम से पता चल रहा है झांसी की रानी है, तो झांसी से इन्होंने 1857 के विद्रोह में ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में हुई थी। जो एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे ए ओ ह्यूम के द्वारा जो थी वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बंगाल का विभाजन जो था वो किस वर्ष को हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो था वो 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो था वो कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो था वो कब शुरू किया था, ये इन्होंने शुरू किया था 1920 में। ठीक है, 1920 में इन्होंने जो था वो असहयोग आंदोलन जो था वो शुरू। नेक्स्ट हमारा कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। तो दांडी मार्च जो था वो कौन से आंदोलन से संबंधित था, ये नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, 1931 का ईयर आपने याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह से संबंधित है दांडी मार्च का जो आंदोलन था वो संबंधित था, जो लगभग 78 अनुयायियों को लेकर, अपने 78 अनुयायियों को लेकर जो था वो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, और फिर उसके बाद जो था वो नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड माना। नेक्स्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ था। 1942 में ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी युद्ध के दौरान जो था वो महात्मा गांधी जी ने जो था वो, इसी आंदोलन के दौरान जो था महात्मा गांधी जी ने जो था वो करो या मरो, डू एंड डाई का नारा जो था वो दिया था, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि डू और डाई का नारा जो था वो किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था और कब दिया था। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जो था वो ये नारा। नेक्स्ट आता है भारत कब स्वतंत्र तो हुआ। ठीक है, तो भारत कब स्वतंत्र हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं आते हुए भी। 15 अगस्त 1947 को जो था वो भारत स्वतंत्र हुआ था। अच्छा,
अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे रहते हैं जो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन में रह जाते हैं और 26 नवंबर 1950 लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो 26 नवंबर 1947 भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ सकता है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को बहुत सारे। तो 26 नवंबर 1950 को जो था वो भारत का जो संविधान था वो लागू किया गया था, ठीक है। उसी दिन जो था वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रख आता है कि सीटेट में इतिहास पढ़ाने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो कौन सा है। तो सीटेट में जो इतिहास पढ़ाने के लिए जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा है। स्रोत, मानचित्र, समय रेखा और प्रमाणों के माध्यम से अतीत को समझना, ठीक है। सोर्स हैं, मानचित्र हैं, समय रेखा है, प्रमाण है, उनके माध्यम से फिर बच्चों को जो है वो अतीत के बारे में समझाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। तो प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत का उदाहरण आपने बताना है, तो वो कौन सा है। क्या अभिलेख है, आधुनिक गुड गाइड बुक है, या कोचिंग नोट्स हैं, या आज की पाठ्य पुस्तक है। तो वो अभिलेख है, ठीक है। अगर प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत की बात की जा रही है तो वो अभिलेख आएंगे। है इतिहास में कालक्रम का क्या अर्थ होता है। तो कालक्रम का अर्थ जो होता है, टाइमलाइन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, घटनाओं का के समय को क्रम को रखना, ठीक है। घटनाओं के समय के क्रम को रखना, ठीक है। अब मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद मौर्य सभ्य मतलब काल, ठीक है। तो ये सभी को आपने क्रम वाइज क्रम रखना है। तो इसको फिर जो है वो कालक्रम जो है वो उसका अर्थ समझा जाता है कि घटनाओं को समय के क्रम के अनुसार रखना जो है वो कालक्रम या फिर टाइमलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इतिहास की कक्षा में जो विभिन्न स्रोतों की तुलना कराने के का प्रमुख लाभ क्या है। तो इतिहास की कक्षा में जो विभिन्न स्रोत हैं उनकी तुलना कराने का जो प्रमुख लाभ है वो क्या है। वो है आलोचनात्मक और प्रमाण आधारित सोच को विकसित करना, ठीक है। आलोचनात्मक और प्रमाण आधारित सोच को विकसित करना जो है वो जो विभिन्न स्रोतों का प्रमुख लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में साक्ष्य का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है। तो इतिहास में जो साक्ष्य है, एविडेंस है, उनका जो प्रयोग है वो क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि अतीत की व्याख्या को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, अतीत की व्याख्या को प्रमाणित करने के लिए जो है साक्ष्य का प्रयोग जो है वो महत्वपूर्ण माना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी इतिहास में स्थानीय जो इतिहास है उसको शामिल करने का प्रमुख लाभ क्या है। तो एनसीईआरटी की बुक्स इतिहास से रिलेटेड जो है उनमें स्थानीय इतिहास को क्यों शामिल किया गया है, ये इसका प्रमुख बेनिफिट क्या है, इसका प्रमुख लाभ क्या है, ये आपने बताना है कि स्थानीय इतिहास को अगर शामिल करके क्या लाभ मिला है। तो उससे लाभ ये मिला है कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने परिवेश के इतिहास को जोड़ने के उनको अवसर मिल जाते हैं, ठीक है। उनको अपने इतिहास के साथ जुड़ने के अवसर जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है इतिहास में एक ही घटना के बाद कई दृष्टिकोण पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, एक ही घटना के कई दृष्टिकोणों को पढ़ने का अर्थ होता है कि बहु दृष्टिकोण और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना। ठीक है, बहु दृष्टिकोण मैंने आपको बता दिया था कि एक ही बात को बहुत सारे तरीकों से देखना जो है वो बहु दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक ही घटना को कई प्रकार के दृष्टिकोणों से जो है वो देखा जाता है या उसको पढ़ाया जाता है। ये उसका ऑब्जेक्ट रहता है कि एक बहु दृष्टिकोण जो है वो बच्चे में विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौखिक इतिहास का उपयोग जो है वो किसके अनुभव सामने लाने के लायक हो सकता है। तो मौखिक इतिहास जो है, ठीक है, उसका उपयोग जो है वो किसके अनुभव सामने लाने के सहायक हो सकता है। तो वो हो सकता है स्थानीय समुदाय और सामान्य लोगों के। ठीक है, स्थानीय समुदाय और सामान्य लोगों के जो है वो अनुभव सामने लाने में ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतिहास शिक्षण में जो टाइमलाइन है उसका सबसे अच्छा उपयोग है जो है वो क्या है। तो टाइमलाइन का सबसे अच्छा उपयोग क्या है, वो है घटनाओं के क्रम और समय अंतराल को समझना। ठीक है, घटनाओं का जो क्रम है, ठीक है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना। अगर हम आदिम मानव का इतिहास भी पढ़े तो हमने सबसे पहले ये देखा कि आदिम मानव पहले 4 पैरों पर चलता था, उसके बाद धीरे धीरे उसने थोड़ा मतलब सीधा होना सीखा, अभी वो झुक के चलता था, उसके बाद उसने धीरे धीरे बिल्कुल अपने पैरों पर, 2 पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू किया, उसने आग का आविष्कार किया। तो इन घटनाओं को जो क्रम में रखा जाता है और समय के अंतराल को जो समझा जाता है उसको टाइम लाइन का सबसे अच्छा उपयोग जो है वो कहते हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपने क्लास को एंड तक जरूर देखा होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पेडागोगी का ये क्वेश्चन है कि विद्यार्थी किस ऐतिहासिक दावे पर प्रश्न उठाएं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो क्लास में किसी ऐतिहासिक दावे के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे होगा, या मैम ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो फिर उस टाइम पर जो शिक्षक हैं, जो टीचर है, उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमने देखना है कि हमें सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर जो है वो क्या मिलता है। तो प्रश्न रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा कोई प्रश्न कर रहा है तो फिर बच्चे को रोकना नहीं है, ठीक है। बच्चा जो है, उसकी क्यूरियोसिटी फिर वहीं पे मर जाती है। तो बच्चे को हमने क्यूरियोसिटी बनाना है कि बच्चा जो है अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी रोकना टोकना नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा नेगेटिव टर्म हो गया। नेक्स्ट आता है केवल पुस्तक का उत्तर लिखवाना, बिल्कुल गलत है। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है टीचर से, तो फिर उसको उत्तर उसका लिखवाकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसको उस क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी को डांटना। अगर बच्चे को हम डांट देंगे कि आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्या मतलब है क्वेश्चन पूछने का, तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव टर्म है। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर किसी ऐतिहासिक दावे के ऊपर प्रश्न उठाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में टीचर जो है उसको उसके प्रमाण खोजने और स्रोत की जांच करने के लिए प्रोत्साहित जो है वो करना चाहिए, ठीक है। कि अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर उसका प्रमाण आपको खोजना चाहिए, फिर उसके जांच करने के लिए जो है बच्चे को प्रोत्साहित जो है वो करना चाहिए। तो ये हमारी पॉजिटिव टर्म का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्लास के लिए हमने जो है वो 50 एमसीक्यूज लगा लिए हैं, और हमारे 50 एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के 6th 7th और 8th क्लास के जो हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको हमने पढ़ा है। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। आपकी कोई क्वेरी होगी, आपका कोई सजेशन होगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और क्लास को शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर विजिट भी जरूर कीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको वहां पर सीटेट के एग्जाम के रिलेटेड मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।